वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, राष्ट्रपति सब कुछ पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है, इनका निर्वाचन देख लीजिए। तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है और वह संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या अर्हताएं हैं राष्ट्रपति हेतु। तो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये इनके लिए अर्हताएं हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। याद रखिएगा, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये RBI में जमानत। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट उपराष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित ही अनुच्छेद जो कि हमारे संविधान में है। तो देखिए, जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक USSR के में भारत के राजदूत थे। VV गिरी 1947 से 51 तक सलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे और KR नारायणन भी चीन में राजदूत थे। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में इनका व्यक्ति के अनुसार क्रमांक जो है वो 12वां है। मोहम्मद हिदायतुल्ला की बात करें तो 1979 से 84 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे और 1987 से 52 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और वो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संविधान कार्यालय है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है, अनुच्छेद 63 के बारे में देखिए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर है अनुच्छेद 66 1 देखिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से किया जाता है। इसमें तो इनका दे दिया निर्वाचन कैसे होता है। फिर 66 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए युक्त है। ठीक है, इसमें अर्हता दी हुई है।
फिर अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और ये किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होंगे। फिर इसमें आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 67B के अनुसार एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है। फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये है अनुच्छेद 66(1). ठीक, अनुच्छेद 67B में कहा गया है, ये तो हमने देख लिया अनुच्छेद 67B, इनका इम्पीचमेंट है। फिर देखते हैं, राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। इसका अर्थ हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, और ये किसी भी समय अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। और उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका पदाधिकारी पद ग्रहण न करे, वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कारणों से अपना पद रिक्त कर सकता है, या तो उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्त होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है, बर्खास्त करने पर, इम्पीचमेंट की भी प्रोसेस है, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा उदाहरण के लिए वो पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना 64 में बताया गया। 65 में बताया गया है आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 में इनका कार्यकाल। 68 में रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 में इनका शपथ ग्रहण है। 70वें में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तथा उससे जुड़े हुए मामले। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी। तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। और संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु 2 अनुच्छेद 74-75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 जो है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हता, शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चितन नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा देता है, नहीं। राष्ट्रपति को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है। फिर है संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री में नियुक्त होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तो राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है वो प्रमुख अधिकारी है। फिर कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो एक मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में और बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इनका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान एक प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, जय जवान जय किसान, यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसको राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। तो जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 74(1). इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये आया है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है 74(2) की बात करें तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, देखिए सिक्रेसी भी मेंटेन की गई है। फिर 75(1) के अनुसार है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(1) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। शपथ की बात करें तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। फिर संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह राष्ट्रपति को दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिकी नीति का घोषणा किया। इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। नरसिम्हा राव की नई औद्योगिक नीति याद रखिएगा 24 जुलाई 1991। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। ठीक है, और लोकसभा की निर्धारित बैठक की तिथि से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इन लोगों का नाम देख लीजिएगा। ये लोग पहले अपने एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी हैं। फिर पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं।
फिर संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी को देख लीजिए, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये लोग राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरा, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। ये देखिए, ये अंतर है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन वहीं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को हमेशा निम्न सदन का अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।